अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने ग्रुप इंक्लूसिव एजुकेशन पाकिस्तान में अपने पहले इंटरव्यू के साथ हाजिर हूँ। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो हम उसको हमेशा कनेक्ट करते हैं बच्चों के साथ। जब हम डिसेबिलिटी के बारे में सोचते हैं तो उसको हमेशा बच्चों के साथ कनेक्ट करते हैं। और जनरली हमारे जहन में कभी भी ये बात नहीं आती कि जिन बच्चों की डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं या जिनको हम देखते हैं वो बच्चे कभी बड़े भी होते हैं, और जब वो अपनी एडल्ट लाइफ में जाते हैं तो उनमें ये सारी डिसेबिलिटीज किस तरह से नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। तो इस सिलसिले में आज पहला इंटरव्यू हम कर रहे हैं एक ऐसे एडल्ट के साथ जिनका डायग्नोसिस है एडीएचडी का। एडीएचडी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक कंडीशन है जिसमें अगर हम बच्चों के हवाले से देखें तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, हर वक्त ऑन द गो रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे बिहेवियर्स उनमें पाए जाते हैं जो बहुत ही हाइपर किस्म के होते हैं। लेकिन इन्हीं बिहेवियर्स को अगर हम एडल्ट्स तक लेकर जाते हैं और उन एडल्ट्स को देखते हैं जिनमें जो एडीएचडी का शिकार हैं, तो उनमें ये चीज़ें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं। तो इस हवाले से एक ऐसे एडल्ट से मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊंगी जो पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी चलती रही है एडीएचडी के साथ। अब क्योंकि वो एडल्ट हैं और अभी भी माशाल्लाह से एक स्टूडेंट हैं, तो अब उनकी लाइफ कैसी है, तो इस हवाले से हम बहुत से उनसे सवाल करेंगे। तो आइए मिलते हैं अपने पार्टिसिपेंट के साथ जो अभी हमें ज्वाइन करेंगे। उनका नाम है जैन अली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जैन। बस नाम क्या हाल है। बस ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में सबको यही बता रही थी कि हम लोग हमेशा हम्म, जब भी डिसेबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या न्यूरो हम्म, डेवलपमेंटल हो, हम हमेशा बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम एडल्ट्स के बारे में नहीं सोचते हैं। हम ये नहीं जी, सोचते हैं कि बच्चे कभी एडल्ट्स भी होते हैं, और उनमें उन डिसेबिलिटीज की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट होती हम्म, हैं। तो इस हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे। तो और आज आपने ही ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन देनी है इस बारे में। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपना कुछ बैकग्राउंड, और किस तरह से, किस पॉइंट पे आके आपको लगा कि देयर इज समथिंग ऑफ। और जी। जी। तो सबसे पहले मेरा नाम जैन अली है और मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ। तो मेरे लिए बजाते खुद एक थोड़ा सा डिफरेंट थी ये वाली चीज़ स्पेशली। अच्छा, सिलसिला कुछ इस तरीके से था कि एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बंदा काफ़ी पीछे होता है when you are going through any neurodevelopmental disorder or any kind of न्यूरोसाइट। तो मेरे तरफ काफ़ी मुश्किलात थी। मतलब मैं शुरू में समझता था कि यार शायद मेरे साथ ही ये हैं, लेकिन जब बाद में जाके मेरे पेरेंट्स को भी ये रियलाइज़ हुआ, वो लोग काफ़ी परेशान थे। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं कोई मसला है। देन वन ऑफ आवर रिलेटिव, मैं कहता हूँ कि ही सेव्ड अस ऑल। और उसने फिर जो है हमें बताया कि यू शुड कंसल्ट एनी साइकाइट्रिस्ट। एक ओवरव्यू ले लो कि ये क्या आखिरकार कहाँ पे थोड़ा लैक हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ करते हैं। क्योंकि माँ बाप तो हर हर मतलब उनकी कोशिश यही होती है। और जब बच्चा ये चीज़ें देखता रहता है तो बच्चे की भी ये कोशिश होती है कि यार माँ बाप जब इतना करें तो मैं भी तुमको आउटकम दूँ अपना। तो इस तरीके से था। फिर हम लोग गए तो फिर हमें पता चला कि ये तब मुझे पता चला कि साइकियाट्रिस्ट भी कुछ होता है, साइकियाट्री भी कुछ होती है। इसकी भी हॉस्पिटल्स में एक छोटा सा कंपार्टमेंट इनको भी दिया जाता है। इनका भी एक डिपार्टमेंट होता है, हेड ऑफ साइकियाट्री होता है कोई। मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में था। सो यू कैन टेक अकॉर्डिंग प्रोबेबली 18 और 19, 18 17 टू 19 का ब्रैकेट कोई था। तो थोड़ा सा मुश्किलात थी। देन मेडिकेशन स्टार्ट हुई। मेडिकेशन जब स्टार्ट हुई तो शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। सबसे पहले तो जब ये पता चला था, अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू के जो हालात थे वो कुछ यूं थे कि
जब हम लोग को ये सब पता चला कि ये हो चुका है और ये है, तो पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा मुश्किल होता है ये चीज़ एक्सेप्ट करना। और वो भी तब जब कुछ भी आपने सुना हुआ ना हो और अचानक से आपको एक चीज़ पता चले, एंड वो भी आपके अपने बच्चों में, आपकी अपनी औलाद में, इकलौती औलाद में, तो वो थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है कि उनके लिए भी एक थोड़ा-सा शॉक था। लेकिन अ, मैं कहता हूँ कि जो डॉक्टर थी वो अ, दे कीप इट वेरी वेल। उन्होंने काफ़ी अच्छे से सुकून से समझाया कि नहीं, कोई मसला नहीं है। ये जो उनका एक पूरा एक अपना उनका मेथड होता है समझाने का, तो उन्होंने उस मेथड के साथ समझाया और काफ़ी हम लोग को हेल्प भी हुई उसमें। देन उसके बाद फिर थोड़ा-सा मुश्किलात थी। पहले तो एक्सेप्ट करना इस चीज़ को कि है, देन उसके बाद इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना कि है, बट इंसान भी हो। मतलब ये तो है, लेकिन इंसान होने के बाद, उससे पहले सब इंसान है, इंसानों वाली कैटेगरी में हो। हाँ, उसके बाद थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी चीज़ों के अंदर फ़र्क है, कोई बात नहीं, सब में होता है। तो ये चीज़ थोड़ी मुश्किल थी। उसके बाद फिर जब ये फ़ेज़ सारा चल रहा था, उस टाइम मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे, तो उस वजह से ज़्यादा परेशानी थी क्योंकि एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक थे। तो हम लोग का ये था कि एग्ज़ाम्स पे जो भी हो, लेकिन एक क्योंकि एक डिलेमा है कि एग्ज़ाम्स पे बिल्कुल असर नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, बस ये मतलब बंदा अगर मर भी रहा हो, लेकिन एग्ज़ाम्स पहले सही से दे के फिर मरो सुकून से। तो मैंने किया। सो शुरू-शुरू में व्हेन यू आर टेकिंग द मेडिसिन्स, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक आपकी बॉडी में इस चीज़ को एंटर होना, या बॉडी में इस चीज़ का जब एक एडिशन होना, खास तौर पे मेंटल साइड पे, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है बॉडी के लिए एक्सेप्ट करना। जहाँ तक मैंने इसको देखा है। देन उसके बाद फिर आपका बीपी का मसला होता है, थोड़ा-सा आपके मूड स्विंग्स आपके बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है शुरू के टाइम पे। जब आप बिल्कुल नए-नए होते हो मेडिसिन पे, तो आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ा होता है। आप में डिप्रेशन के थोड़े ज़्यादा आप पहुँच चुके होते हैं, क्योंकि एक उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है, क्योंकि आप मेडिसिन जब ले रहे होते हो तो देन यू नो कि समथिंग इज़ देयर, ठीक है, कुछ तो है जिसकी मेडिसिन हो रही है, तो आपको वो और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते बाद फिर मेरी बॉडी उसकी आदी हो गई। देन उसके बाद फिर खैर एक दिमाग तो था, भूल जाना मेडिसिन लेना, या मेडिसिन कितनी लेता था और कब लेनी थी। एक एक होता है ना कि एक मतलब बहुत कॉमन चीज़ें भूलना, तो वो भी एक था। तो मेरा ख़्याल है कि दैट इज़ व्हाट इट केम। एंड कहाँ तक ये गया या कहाँ से शुरू हुआ, इसका एग्जैक्ट अगर है पूछे तो बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन आई गेस के एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन दिया जाए, तो फर्स्ट ईयर वाज द टाइम व्हेन आई माय पेरेंट्स रियलाइज्ड कि यार देयर इज समथिंग। अच्छा, अब आप जिस तरह आपने मेडिसिन का बताया, तो क्या अभी भी आप मेडिसिन ले रहे हैं इस सिलसिले में? क्योंकि आप स्टूडेंट हो अभी, तो आपको ज़रूरत पड़ती है? आप मतलब रेगुलर? मेडिसिन की ज़रूरत तो पड़ती है, मेडिसिन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, लेकिन अ, ये आप मेरी अपनी कोताही कह लें, या एक जो है एक एरिया फ्रॉम फॉर इम्प्रूवमेंट कह लें, कि मैं हमेशा मेडिसिन लेनी होती है और मैं हमेशा मेडिसिन लेना भूल जाता हूँ। और सुस्ती सुस्ती की वजह से मेडिसिन लेना भूल गए, याद नहीं रहा उस वजह से लेना भूल गए। सेकेंडली ये कि थोड़ा क्योंकि अब मैं थोड़ा उस फील्ड की तरफ भी हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसे वाला बंदा हूँ। अपने ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रखता हूँ चेंज का। तो मतलब मेरा एक ये भी है कि यार मेडिसिन के अलावा ट्राई करके देखते हैं। व्हाई नॉट? लेट्स चेक के मेडिसिन के अलावा ये चीज़ मैं खुद बजाते खुद इम्प्रूव करूँ, तभी तो मज़ा है। लेट्स चेक। It would be interesting to know right now, are you on medication? आज आपने ली थी अपनी दवाई? नहीं, नहीं? नहीं, मुझे मेडिसिन लिए हुए मैं आपको बताता हूँ, मुझे मेडिसिन लिए हुए तकरीबन अ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मेडिसिन लिए हुए। ऑन एंड ऑफ कभी-कभी मैं ले लेता हूँ, लेकिन वैसे मेडिसिन लिए हुए आई गेस बहुत टाइम हो गया मुझे। आई कैन नॉट काउंट, मुझे काफ़ी टाइम हो गया। क्योंकि जब हम प्लान कर रहे थे इंटरव्यू का, और हुँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ी सी हुँ, इशू आ रहा था, आप हुँ, भूल रहे थे या इस तरह, तो मतलब मेरे एंड पे तो मैं तो मुझे तो समझ है, क्योंकि मैं बहुत से बच्चों के साथ काम करती हूँ, तो मुझे हुँ, ये अंदाजा है कि ये इश्यूज होते हैं, ये चैलेंजेस होते हैं।
लेकिन इमेजिनिंग अदर पीपल जिनको बिल्कुल ADHD का कोई आइडिया नहीं है, स्पेशली एज एन एडल्ट, जब आप वर्क प्लेस पे हैं या एज अ स्टूडेंट आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं और वहां पे आपका इंटरेक्शन है, आपकी कम्युनिकेशन है दूसरे लोगों के साथ, तो समटाइम्स दूसरे लोगों के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आपके जैसे लोगों के साथ काम करना, जहां पर एक शख्स भूल रहा है, बहुत सी चीजें भूल रहा है, आपकी मीटिंग्स हो सकती एक डिफरेंट माइंड है पूरा। जी, आप एज अ स्टूडेंट आपका कोई ग्रुप वर्क है और आप उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए नहीं किया आपने क्योंकि आप भूल गए थे, तो इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अदर ग्रुप मेंबर्स कि आप वहां पे हो ही नहीं जहां पे आपको उस वक्त होना चाहिए। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने खुद से ये रियलाइज किया जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। मैं देखती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब आप कम लोगों में शामिल हो ना, जो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसको फिर आप दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं सबसे पहला स्टेप ही नहीं लेते, एक्सेप्ट ही नहीं करते अपने आप को एज एन इंडिविजुअल हु हैज चैलेंजेस, और वो चैलेंजेस जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह अब इर्द गिर्द अपने बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मोस्ट प्रोबेबली ADHD होगा, लेकिन जो हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेशंस भी क्रिएट कर देती हैं एट टाइम्स, नॉट शोइंग अप एट प्लेसेस जहाँ पे हमारी कोई मीटिंग होनी है, कुछ होना है, या कुछ भी इस तरह की बातें जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेट करती हैं। तो उसमें ये आपके इंटरव्यू से इस तरह बहुत से लोगों को तक ये बात पहुंच जाएगी कि मतलब अगर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ऐसे किसी पर्सन से जो उनके सर्कल में है और जो जिसके लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल है, जो रेस्टलेस भी दिख रहा है, जो एट टाइम्स फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहा है, समटाइम्स डिप्रेस्ड भी दिख रहा है, उसके कोई चैलेंजेस हो सकते हैं। और उस तरह इस अवेयरनेस के साथ ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना बहुत आसान मुझे लगता है कि हो जाता है जब आप जानते हो दूसरों के बारे में, जिस तरह मैं आपके बारे में जानती हूँ। तो मेरे लिए बहुत आसान था वेट करना। मुझे पता था कि इसमें डिले भी हो सकता है, आप भूल भी सकते हो, तो थोड़ा सा मतलब जानने से मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतरी आती है आपके दूसरे लोगों से आपके रिलेशंस के हवाले से। अच्छा, अब आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आप क्या समझते हैं कि आपकी एबिलिटीज क्या है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पॉजिटिव साइड पे ज्यादा स्ट्रेस करें अपनी जो भी आपकी पॉजिटिव साइड्स हैं। अच्छा, स्ट्रेंथ्स की जहाँ तक बात है, स्ट्रेंथ्स की तो सबसे पहले ये बता दूं कि हम बजाते खुद मेरी स्ट्रेंथ्स हम लोग की रोजाना चेंज होती है। ठीक है, हम लोग के हर रोज या हर 2-3 दिन बाद हम लोग के एक नया स्ट्रेंथ चार्ट पूरा बना हुआ होता है कि भाई अब से मेरी स्ट्रेंथ्स ये है। तो वैसे जो मैं समझता हूँ ओवरऑल एक अपनी पर्सनालिटी को रख के या अपने ब्रेन वर्क को रख के, तो मेरा ख्याल है कि डिसीजन मेकिंग जो है हम लोग की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। इफ आई टॉक अबाउट ADHD ब्रेन्स, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है दैट इज एक्सीलेंट। डिसीजन मेकिंग पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली, एम्पैथी, इन लोगों में एम्पैथी मेरे ख्याल से ज्यादा होती है, और मतलब मुझ में ज्यादा एम्पैथी है। दैट इज व्हाट आई थिंक, कि मैं एम्पैथाइज चीजों को कर लेता हूँ सही से। एंड थर्ड, मेरी स्ट्रेंथ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइड पे मैं जरा ज्यादा हूँ, कि मसले का हल बजाय इसके कि मसले को लेके रोना है, मसले का हल निकालना है और मसले से निकलना है। मसला अब आ चुका है, अब उसका हल निकालना है, मसला अब है। फोर्थ इज आई गेस some sort of communication at sometimes is very perfect, लेकिन sometimes it's worse, क्योंकि कभी कभी दिमाग में बात करते करते दिमाग में एक नई सी मूवी चलना शुरू होती है, और बात करते 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 आप उस मूवी के अंदर भी साथ साथ चल रहे होते हैं, और वो मूवी फिर आपको ओवरटेक ऐसा करती है कि आप बात करते करते चुप होते हो, फिर आप सोचते हैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, थोड़ा सा पेरेंट्स तो, एक्सप्लेन करें ये जो आपने मूवी का बताया जो दिमाग में चल रही है। मतलब मेरे हम्म, लिए तो ये चीजें बहुत क्लियर हैं जो आप बात कर रहे हो। मुझे
समझ आ रही है। लेकिन पेरेंट्स हम्म। के लिए थोड़ा-सा इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप कहते हैं कि आपके दिमाग में एक मूवी चल रही है, तो क्या मतलब पेरेंट्स के को थोड़ा-सा क्लियर करके थोड़ा-सा देखिए, समझाएँ? इसको इसको एक तरीके से अगर पेरेंटल साइड पे मैं कहूँ तो ये उसी तरीके से है। अगर मैं वालिदाओं की बात करूँ, अगर मैं मदर्स की बात करूँ, तो ये उनके लिए वैसा ही है कि खाना पकाते हुए अगर आपका फ़ोन बज जाए, अब आपको खाना भी पकाना है और अब आपको फ़ोन पे भी बात करनी है। तो खाना पकाते-पकाते फ़ोन पे भी बात चल रही होती है, खाना भी पक रहा होता है, तो यकीनन खाने में कुछ मिर्च, मसाला कुछ ऊपर-नीचे जाता है, या फ़ोन पे बात करते-करते गलती से मुँह से हल्दी निकल आता है या नमक निकल आता है, हुँ, तो हुँ। ये उसी तरीके से ही है। हुँ, वो मल्टीटास्किंग इज़ अ गॉड गिफ्ट मैं कहता हूँ। हुँ, हुँ। मतलब मैं कहता हूँ कि गॉड गिफ्टेड मल्टीटास्किंग है। ये हम मतलब मैं बड़ा कभी-कभी मैं बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि मैं कहता हूँ यार शुक्र है, इससे मुझे डिसीजन मेकिंग पावर मिली है, मुझे इससे थिंकिंग पावर मिली है, मेरा इससे थॉट प्रोसेस अच्छा हुआ है, और तीसरा मैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी हुई है। हुँ, तो माँओं के लिए तो वालिदाओं के लिए ये ज़रूर है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे खाना पकाते हुए फ़ोन आता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, इसको ज़रा एक उसके भी नज़र से देखें, और आप तो दोनों चीज़ें हाथ में कर रही होती हैं, वो दोनों चीज़ें दिमाग से कर रहा होता है, तो उसका ज़रा फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर मैं हमारे वालिद साहब की बात करूँ, जो हमारे सारे फादर्स जो हैं, तो उनके लिए भी ये वैसा ही है, गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात करना। उनको चिढ़ तो बड़ी आती है इस चीज़ से, लेकिन अ, आपका बेटा या आपकी बेटी भी उस टाइम इस चीज़ से गुज़र रही होती है। मतलब समटाइम्स उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपकी बात को समझना, आपकी बात को जवाब देना, या आप उसको एकदम 10-15 मिनट का पूरा लेक्चर दे रहे हैं, एंड यू आर थिंकिंग कि उसके बिल्कुल दिमाग में एक-एक चीज़ जाके फिट हो रही है। सो ये गलत है, ऐसा नहीं हो रहा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हम लोग को 2 मिनट से ज़्यादा एक बात नहीं समझ आती। आप कंटिन्यूअसली बोलें, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 5 मिनट मैक्सिमम, एक हर बंदे की एक कैपेसिटी है। इतने मिनट बाद उसने शुड़ुम आपकी बात से यूँ निकल के अपने अपने एक अलग थॉट प्रोसेस में चले जाना है। भले वो उसके अंदर यही क्यों सोच रहा हो कि उसने अभी यहाँ पे बैठा हुआ क्यों है। वो कुछ भी सोच सकता है। वो ये भी सोच सकता है यार कड़क धूप निकली हो, आप उसको 15 मिनट का लेक्चर दे रहे हैं, और लेक्चर करते-करते वो ये भी सोच सकता है कि यार अभी धूप निकली है, अगर अभी बारिश हो जाए एकदम। मतलब कुछ भी सोचा जा सकता है। तो मेरे ख्याल से कि थोड़ा-सा इस चीज़ को ज़रूर समझें कि कभी-कभी हम लोग की गाड़ी हाईवे से फिसल जाती है। हम लोग की गाड़ी कभी भी हाईवे से फिसल जाती है। हम लोग की थोड़ी गाड़ी के ज़रा अलाइनमेंट थोड़ी-सी टेढ़ी रखी हुई है हमने। एज़ अ प्रोफेशनल इसीलिए मैं पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि जब आप स्पेशली एडीएचडी का शिकार बच्चों के लिए कि हुँ, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और स्टेप्स में होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक चीज़ जैसे आपने बोला कि एक्सप्लेनेशन कोई हुँ, दे रहा है और 5 मिनट एक्सप्लेन कर रही है, टीचर कर रही है, मदर कर रही है, तो वो 2 मिनट के बाद अगर वो बच्चा ऑफ हो हुँ, गया है, उसका अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है, तो जो 2 हुँ। मिनट के बाद वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, वो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ये है कि आप उसको लिमिटेड रखें, स्टेप में हुँ। करवाएँ, एक स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप तो उससे वो फॉलो करना आसान होता है और आप ने जो बोला है वो उसको बिल्कुल सेकंड करी है बात कि शॉर्ट रखनी है अपनी बात या जो भी नहीं, इंस्ट्रक्शन। क्योंकि देखिए मैं इसका हर हर एक के हिसाब से ये डिफरेंट है ये चीज़। जैसे अगर पेरेंट्स के लिए देखा जाए तो मैंने जैसे आपको बताया, जो वालिदा हैं उनके लिए अलग चीज़ है, जो फादर हैं उनके लिए अलग चीज़ है। अब टीचर्स के लिए बिल्कुल अलग है, क्योंकि टीचर अब नहीं चुप रह सकता। टीचर का काम है बोलना, उसको समझाना। उस टीचर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद एनी एडीएचडी चाइल्ड। ठीक है, अब टीचर के लिए सबसे पहले इसमें उसके बाद फिर टीचर्स से जहाँ तक मैं अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये होता है, व्हाट आई थिंक इज, या मैं जो टीचर्स को बताता भी हूँ वो मैं ये बताता हूँ कि आप लोग उसके अंदर ज़रूर कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये ज़रूर उस उस बच्चे का ये ज़रूर उसका ढूँढें कि उस काम का उसके अंदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पॉइंट ऑफ उसकी गेन पॉइंट क्या है, उसका पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है। कोई एक ऐसा पॉइंट हो जिसके अंदर आप उसको उसकी करंट लाइफ के साथ जोड़ दें।
या उसको ही कोई मतलब जैसे अगर मैथ सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपने 4+6 करना है, ठीक है, तो 4+6 करना है, अब आप उसको समझा रही हैं कि 4 क्या होता है, प्लस क्या होता है, 6 क्या होता है। इस तरीके से भी समझाया जा सकता है कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आपने पहले बाउंड्री गेन की 4 रन, ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा बाउंड्री गेन की 6 रन। तो अब कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे? अब बच्चा अपने थॉट प्रोसेस में खुद गया कि यार कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको, तो उसको फिर याद आएगा कि नहीं यार, 4+6, 4+6 10 हो गए, भाई इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो पीछे आए थे उनको इसमें ऐड कर दें, क्योंकि समटाइम्स, अच्छा समटाइम्स ये भी होता है, मैंने ये बहुत देखा है कि जो बात टीचर कर रहा होता है या जो बात आपके पेरेंट्स कर रहे होते हैं, आपके सामने जो बंदा बात कर रहा होता है ना, उसका जवाब आप दे तो सही रहे होते हैं, उसका जवाब है वैसे आप बज़ाहिर बिल्कुल पॉइंट पे दे रहे होते हैं, लेकिन एक उसका आप कह लें कि उसका अंदाज, उसका मेथड, उसका फॉर्मूला वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हम लोग का मतलब ये आप कह लें कि अगर तो आपने कहीं कराची टू लाहौर ट्रेवल करना है, तो अब आपको फर्स्ट कैप्टन ने आपके बताया कि भाई कराची से लाहौर जाना है, तो माइट बी पॉसिबल कि हम लोग को जो समझ आई हो, हम लोग बोले नहीं यार कराची टू लाहौर नहीं, मैं कराची, इस्लामाबाद, कोयटा घूम के लाहौर आऊंगा। तो मतलब कुछ भी इसमें मतलब पॉइंट ये इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बिल्कुल जो समझाया है ठक वहां पे जाके बुलेट लगे और वो उसके दिमाग में जाके यूं ब्लास्ट हो जाए। नहीं, ऐसा भी हो सकता है वो बुलेट वहां जाने ही ना दे, वो बुलेट नहीं जाती अक्सर वहां। अच्छा, इसके लिए फिर जैसा आपने बोला कि इंटरेस्ट की चीजें होनी चाहिए, मतलब हम्म। मैं एग्री करती हूँ 100% कि जब तक बच्चे का उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चा उसको हम्म। ग्रैब नहीं कर सकता, उसका फोकस उतना नहीं होता। लेकिन कुछ हम्म। टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप एज टीचर्स, क्योंकि मैं पढ़ाती भी हूँ, तो एज अ टीचर मैं देखती हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप 25 बच्चे अगर मेरी क्लास में है तो 25 के 25 उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, हम्म। ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब मैं हम्म। एडीएचडी वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब बच्चों की बात कर नॉर्मल बच्चों में भी। कि मतलब मैं नॉर्मल का वर्ड इसलिए यूज नहीं करती हूँ कि एडीएचडी भी मेरे नजदीक नॉर्मल ही है। मेरा मतलब मतलब है कि फिलहाल फॉर द हाँ, टॉक। जी, सब बच्चों का नहीं हो सकता, तो उसके लिए फिर थोड़ी सी जनरल किस्म की स्ट्रेटजीज हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो यूज करती हूँ वो यूं करती हूँ कि ऐसा बच्चा जिसको मैंने पहले से आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है कि इस बच्चे का एडीएचडी का इशू है, और अगर मुझे हम्म। पता है कि ऐसा टॉपिक है जिसमें उसका इंटरेस्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, तो उसके लिए मैं फिजिकल एक्टिविटीज मैंने पहले से सोची होती है। मतलब वो मेरा असिस्टेंट बन जाता है क्लास में, और अगर मैंने कोई मैसेज भेजना है, कोई पेपर ऑफिस में भेजना है, तो मैं उससे ये काम करवाती हूँ ताकि उसकी जो हाइपर एक्टिविटी है, उसका जो फिजिकल जो उसका पॉजिटिव यूज हो है सके। जी, तो वो वहां पर उसको वो यूज करे। प्लस उसके साथ मेरे साथ मैं ये भी करती हूँ कि अपने स्टूडेंट को, स्पेशली स्टूडेंट को जो एडीएचडी का शिकार है, उसको मैं कह देती हूँ, हम्म। इफ यू नीड अ ब्रेक एनी टाइम, मतलब क्लास में हमारा आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, विच इज बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि मैं कहती हूँ कि जैसे ही तुम्हें ब्रेक चाहिए है, तुमने क्लास से बाहर चले जाना है विदाउट आस्किंग मी, क्योंकि उसमें कई दफा ये होता है कि मैं डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करती हूँ। तो मैं हम्म। कहती हूँ कि आपने बाहर चले जाना है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि वो क्यों बाहर गया। he will take a round of the school and he will come back to the class, और मुझे आइडिया है कि it takes 3 to 4 minutes। तो वो बच्चा, और क्योंकि इतनी ज्यादा वो रेपो बिल्डिंग होती है बच्चे के साथ, और इतना अच्छा वो कम्युनिकेशन और एक बॉन्ड होता है कि बच्चे वाकई फॉलो करते हैं और वो वापस आ जाते हैं, वो बड़े फ्रेश होते हैं और वो वापस आके अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये हम्म। थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हम करें तो मेरा ख्याल है बहुत हेल्प होती है क्लास में। और जिस तरह आप बता रहे हो, तो दैट वैलिडेट्स माय पॉइंट कि बच्चे को अपनी वो जो एनर्जी है उसको निकालने की जरूरत है। मतलब एज एन एडल्ट आपको लगता है कि अभी भी आप में वो फिजिकली उतनी एनर्जी है कि आप मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना ज्यादा पसंद करते हो, या वो आपको ज्यादा सूदिंग लगती हैं उस तरह की एक्टिविटीज? मैं देखिए फिजिकल जी। तो खैर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तो समटाइम्स यूनिवर्सिटी में आपकी एक आदत ऐसी बन चुकी होती है कि आप थोड़ा फिजिकल स्पोर्ट्स से खास तौर पे आप काफी दूर हो चुके होते हैं, लेकिन अगर आज भी मुझे कोई फिजिकल एक्टिविटी
में इन्वॉल्व होने का बोले, और वो भी मुझे इस वजह से कि मतलब एक तरफ एकेडमिक्स हो और एक तरफ फिजिकल एक्टिविटी हो कोई, तो मेरा ख्याल है कि आई एम डैम श्योर कि मैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ सबसे पहले ही जाऊंगा। तो इस हवाले से फिर आपकी हॉबीज क्या हैं? मतलब आप क्या पसंद करते हो अपने एक्स्ट्रा टाइम? हॉबीज, अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम में सबसे पहले ये कि हॉबीज ऐसी कोई पर्टिकुलर नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर मैं यही करूंगा। जैसे एक्स्ट्रा टाइम में कभी कभी मैं गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, फिर मैं जो है वो एक ऐसी बस गाड़ी लेके निकले और कहीं पर ऐसी ड्राइव पे चले गए और आधे एक घंटे बाद वापस आ रहे रैश हैं। या ड्राइविंग? मैं कभी आप रैश एवी करते हो? जी, एवे बस बस निकल गए आप, तो फिर आराम से घूम फिर के एंजॉय करके पूरा कराची घूम के, या कहीं से भी आप मतलब कभी बस ना चले तो आप कहीं भी मतलब बस चले जाओ कहीं, गाड़ी चलती रहे। तो ये एक थोड़ी सी मेरी बड़ी एक बुरी आदत है, जिसको मैं थोड़ा ओवरकम करने की सोच रहा हूँ, और करना भी चाहिए। और सेकेंडली, मैं अगर तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो मेरा ख्याल है कि मुझे जो करना चाहिए वो सबसे पहले अपना कमरा सुधारना चाहिए, मुझे अपना रूम थोड़ा सा सही करना चाहिए, और मुझे किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स रीड करनी चाहिए, मुझे मुझे पढ़ना चाहिए, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करता। और जो चीज़ें मैं एक्स्ट्रा टाइम में हो रही होती हैं, सबसे पहले तो फेसबुक, अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक जो स्क्रॉलिंग का जो हम लोग को सबको एक एक ड्रग जो मिला हुआ है, तो सब नंबर वन पे तो वही होता है। तो नंबर टू पे जो है कोई कोई भी गेम आ गया, जैसे उल्टे सीधे गेम, कोई भी जो बस आपका एक टाइम स्पेंड कर लें, या कोई ना कोई बस ऐसे गेम्स हों जो मतलब बंदा खेले तो फिर खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे, एक एक तरीके से आप एडिक्टेड गेम्स जो होते हैं वो। एंड थर्डली माशाल्लाह, सोचना, सोचने पे तो कोई ब्रेक ही नहीं है बहुत। मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे अभी मैं मतलब जैसे अब एक आपकी लाइफ है, ठीक है, आप अभी वहां बैठी हुई हैं, ठीक है, अब मैं यहाँ बैठे बैठे इमेजिन करूंगा यार मैं यहाँ ऐसे बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि ये कैमरे के पीछे मेरे कमरे की क्या हालत है, ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो अब बैठे बैठे मैं कुछ भी सोच सकता हूँ कि यार आपके रूम की इस टाइम क्या हालत हुई होगी, वो पीछे जो एक आपका आपने एक जो पौधा रखा हुआ है, वो पौधा कौन सा होगा, कहाँ से लाई होंगी, कौन सी सुपरमार्केट से लाई होंगी, रखते हुए क्या क्या मसले आए होंगे, वो जो ऊपर घड़ी लगी है वो घड़ी किसने चूज की होगी, किसने लगाई होगी, यहाँ लगाने की स्पेसिफिक जगह कहाँ से आई, ये टीवी जो लगा हुआ है टीवी में कितने चैनल आते होंगे। तो मतलब ये एक एक जो है ना, एक मैजिक मैजिक जो इमेजिनेशन है उसको एक मतलब बहुत इसके लिए लफ्ज नहीं है मेरे पास, ये एक बहुत हम लोग यहाँ नॉर्मल है। नहीं, नहीं, मैं बहुत समझता हूँ कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल है ये। मेरे नज़दीक ये नॉर्मल भी है और मेरे नज़दीक बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ मैं ये चाह रही थी कि आप पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा उनके लिए कि वो क्या स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें। अभी तो ख़ैर आपने बहुत ज़्यादा बताई हैं, मतलब इवन टीचर्स के लिए भी बताई हैं। हम्म, लेकिन उनके लिए थोड़े से कोई ऐसे वर्ड्स जो उन पेरेंट्स को थोड़ा-सा एनकरेज करें अपने बच्चों की जिंदगी में ज्यादा इन्वॉल्व हों उनको, क्योंकि आपसे इंटरव्यू का एक्चुअली मकसद भी मेरा यही है कि पेरेंट्स जो हैं कई दफा बच्चे उनको उनके साथ वो चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं जो आप कर रहे हो। तो हम्म, आपके थ्रू मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को पता चले कि उनके बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो वो ठीक है, एज एन एडल्ट आपके का थॉट प्रोसेस डेफिनेटली फर्क तो है, डिफरेंस तो है, लेकिन काफी चीजें मिलती भी हैं। तो थोड़ा-सा पेरेंट्स के लिए कोई एनकरेजिंग वर्ड्स अगर आप बोल सकें। अच्छा, पेरेंट्स के लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि इनको सल्यूट है भाई, आप लोगों को मैं कहता हूँ सलाम है, क्योंकि समटाइम्स बहुत बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, या समटाइम्स बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं मामला, लेकिन फिर भी आप लोग कंट्रोल करते हैं, तो सल्यूट आप लोगों पे। और सेकेंडली ये कि देखें, जो बच्चा है ना, उसको ये बात 100% पता है कि आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए कभी भी ये मत समझें कि उसको ये नहीं पता कि मैंने उसके लिए क्या क्या किया है। बेटा तुम नहीं जानते तुम्हारे लिए हमने क्या क्या किया है, वो उसको पता है, वो देख रहा है, वो
आपका बेटा है, अगर आप उसके बाप हैं, आप उसकी माँ है, तो वो आपका बेटा है। तो वो आपकी शक्ल देख के बता सकते हैं कि आपका भी क्या मूड है। तो सबसे पहले तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि स्टॉप सेइंग के तुम्हें नहीं पता हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इनके लिए नहीं, सब पेरेंट्स के लिए है। उसको पता है और उसको ये बात बहुत हर्ट करती है, क्योंकि बच्चों के लिए ये बात बहुत बहुत बच्चों को हर्ट करती है ये बात, जब आप उनको कुछ अलग से बताते हैं ना। मतलब दे आर किड्स यार, वो आपके अपने बच्चे हैं, उनको पता है कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है, वो आपके साथ रहते हैं। मतलब आप लोग समझते हैं कि अगर आप तो मतलब कब देखिए, हस्बैंड वाइफ का कभी भी जो है वो एक थोड़ी सी तू मैं हो सकती है, ठीक है, होती है, सबकी होती है। दो तलवारें जो है एक मैदान में चलें तो कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो होती है। लेकिन अब वो है तो उसको जेन्युइन रखें, छुपाने की जरूरत नहीं है। आप छुपाएंगे तो सबसे पहले आप अपना और अपने बच्चों का जो ट्रस्ट रिलेशन है उसको बहुत बड़ा शॉक देंगे। कोई बात नहीं है, अगर कोई भी बात है, कुछ भी है, आप उसको जेन्युइन रखें, आप उसको बिल्कुल कोई डुप्लीकेट नहीं करें, आप उसको कोई रेप्लिकेट नहीं करें, उसको जेन्युइन रखें। क्योंकि हाँ, एक स्पेसिफिक जो ये जो ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट, ये हम लोगों में ट्रस्ट लेवल बहुत नाजुक होता है। मतलब आप ये समझ, लोगों में अगर ये एक कपड़ा होता है ना, ये कपड़े की तरह है ट्रस्ट। कपड़ा, थोड़ा कपड़े को फाड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग के लिए ट्रस्ट एक धागा है, जस्ट अ थ्रेड। वो टक हल्का सा किया और वो टूट गया। तो ट्रस्ट जो है ना अपना, वो बरकरार रखें। ट्रस्ट होना बहुत मुश्किल चीज है। हम लोग को ये बात, मुझे ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, और ये मैं पेरेंट्स को बहुत बहुत साफ साफ अल्फाजों में कहूंगा कि अपना ट्रस्ट लेवल बिगड़ने ना दें। आप लोगों को लगता है कि आप लोग बच्चों के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से आप उसको बेवकूफ बना रहे हैं, आप उसको जो है वो कभी कभार बहला फुसला के आप उससे टाल रहे हैं एक चीज, या उसको एक थोड़ा दूर कर रहे हैं। लेकिन वो भी बच्चा है, वो भी आप लोग के साथ ही रहता है, वो भी आपका ही, आपकी ही औलाद है, डीएनए आप लोग का है। जरा इस चीज को समझें, जाने। और दूसरा, पेरेंट्स को मैं ये कहूंगा कि देखें, उसके साथ जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आप लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, अगर मैं स्कूल के बच्चों की बात करूं, कॉलेज के बच्चों की बात करूं, यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल, कहीं की भी बात करूं, मैं उसकी जिंदगी में बहुत ऐसी सारी चीजें चल रही हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम। तो वो दिन में 100 चीजों से लड़ता है, वो दिन में 1000 चीजें सोचता है। वो भी सोचता है कि यार मैं अपने बाप जैसा बनूं, वो भी सोचती है कि यार मैं अपनी माँ जैसी बनूं। लेकिन उसको कुछ अंदर कुछ बैरियर्स ऐसे लगे हुए हैं, या अंदर कुछ लिमिट्स ऐसी हैं, ऐसी डेवलपमेंट ऐसी है जो कि उसको वो नहीं बनने देती, या उसको वो चीज वहां तक नहीं जाने देती। अब जैसे मैं हूँ, मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज हूँ, मुझे कोई होश नहीं होता। मतलब कल परसों मुझे मेरा एटीएम कार्ड किचन से मिला है। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपने वालिद साहब को देखूं तो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं। मतलब उनके ऑर्गेनाइज जितना वो है, उनकी कोई टक्कर ही नहीं है। तो आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। तो दो अलग लोग हैं, उनको दो अलग लोग ही रहने दें। वो अलग है, आप अलग हैं, ये बात मान लें, ये बात दिमाग में बिठा लें। जहाँ जैसे भी आप लोगों ने ये चीज समझनी है, समझ जाए कि सब लोग अलग हैं। और उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट, उसकी थोड़ी, इसमें आप लोग का कसूर नहीं है, ना तो इसमें पेरेंट्स का कसूर है, ना किसी और का कसूर है कि यार इसको एडीएचडी हो गया, या इसको डिप्रेशन है, इसको ऑटिज्म है, इसको सिंड्रोम है, कुछ भी है। ये सब ऊपर वाले के एक काम है, ऊपर वाले के ये करम है, ऊपर वाले के ये फैसले हैं। इसमें कोई मदाखलत ना करें तो बेहतर है। ये जिसके फैसले हैं, उसने उस बंदे को उसकी सलाहियत के हिसाब से हर चीज दी है। अगर उसने एक बंदे को एडीएचडी की आप उसको जो भी कह लें उससे नवाजा है, तो अ, उसने सलाहियत देख के नवाजा है। मतलब उसको पता है कि यार ये बंदा कर लेगा उससे ओवरकम, ये बंदा इसके साथ ज्यादा अच्छा जी सकता है, ये बंदा इसके साथ ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजार सकता है। तो आप लोग बस एक चीज जो रखें वो ये रखें, ट्रीट देम एज अ नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन थोड़े थोड़े से मेजर्स रखें कि यार अगर ये चीज हुई है तो ये चीज इसके बस में नहीं थी, तो ये ऐसे हुई है। ठीक है, मतलब टाइम मैनेजमेंट का जैसे है, आपको मालूम है कि टाइम मैनेजमेंट बिगड़ी हुई है। इसको मैंने 11 बजे कहना है कि यार 11 बजे तुम वहां पहुंच जाना, और इसने 11 बजे घर से निकलना है। तो जब ये चीज आपको पता है तो उसको टैकल उस हिसाब से करें। आप पहले बोलते कि 10:30 पहुंचना तुमने वहां पे, ताकि वो 10:30 बजे घर से निकले। आप उसको पहले बोल दें कि ये चीज अपने पास नोट कर लो, या नोट करवाएं उससे। अगर तो नोट नहीं करवा रहे
तो आप उसको खुद नोट करके दे दें, ये चीज अपने वॉलेट में रख लो, ये चीज अपने साथ रख लो, ये चीज आपने लगा दी यहाँ पे। ये चीज थोड़ा सा आपको थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने साथ वही करेगा, थोड़ी सी हेल्प खुद करें, ज्यादातर हेल्प वो खुद कर लेगा अपने आप की। क्योंकि एक इमोशनल जो कनेक्शन है ना, इमोशनली वीक कह लें, इमोशनली आप थोड़ा बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना, ये चीज नॉर्मल है। बंदा ज्यादा सेंसिटिव ज्यादा होता है बंदा, क्योंकि देखिए उसको वैसे ही अ, जब आपको पता चले ना किसी थर्ड पर्सन से कि आपको एडीएचडी है, सबसे पहले वो अपने आप को, जैसे ये एक दुनिया है, अपने आप को यूं उठाता है, तो यहाँ ला के रखता है और कहता है अब तो मैं इस दुनिया से बाहर हूँ, ये रही मेरी दुनिया, अब बताओ। तो अब आपने उसको वापस से उठा के यहाँ लाने में मदद करनी है, लाना नहीं है, आपने सिर्फ उसको मदद करनी है, आएगा वो खुद ही। और जो बच्चे हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें, जितने भी लोग हैं जो कि एडीएचडी का शिकार हैं, तो उनको मैं ये कह दूं कि बहुत टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। होता है, ख्यालात हजार आते हैं, बंदे के दिमाग में बहुत मूवीज चलती हैं। सबको मालूम है कि यार तुम लोग हम लोग हजार चीजों से लड़ रहे हैं दिन में। हम लोग सोने अगर लेटते हैं तो हमें पता है कि एक सोना एक बहुत बड़ा एक, मतलब नींद आना, इट्स 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 अ बिग बैंग। मतलब अगर आप 12 बजे लेटे हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको 12:30 नींद आ जाए, स्पेशली माई केस। 12:30 कभी आपको नींद नहीं आती। आपको अगर 12 बजे आप लेटे हैं, आपको नींद आती है 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, या जब तक फोन की बैटरी ऑन हो। तो ये थोड़ा सा होता है। और सेकेंडली ये कि इनमें रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े ज्यादा होते हैं। मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा लूंगा, रिलेशनशिप की मैं बात जरूर करता चलूं कि रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं एडीएचडी के स्पेसिफिक, ये बहुत वीक होते हैं। ये बहुत ज्यादा, कभी भी ये जो है वो किसी भी डैमेज में जा सकते हैं। टॉकिंग अबाउट फादर और सन, मदर और सन, फादर और डॉटर, मदर और डॉटर, या टॉक अबाउट हस्बैंड वाइफ, या जो भी आप कह लें, कोई आपका सोशल रिलेशनशिप कह लें, आपका कोई मैरिटल कह लें, जो भी आप कह लें, आप इसमें बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। क्योंकि हम लोग के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसमें ये नहीं है कि प्रॉब्लम है, हम लोग के होते हैं यार, ठीक है, प्रॉब्लम है, हल क्या है। मैं वो बंदा हूँ, मैं डायरेक्ट हल की बात करता हूँ। मसला है, ठीक है, आपने बता दिया मसला है, ठीक है, हाँ है मसला, आप सॉल्यूशन बताओ। प्रॉब्लम पे नहीं रोना बैठ के। अब अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि यार इसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, साइड पे किया, अल्लाह हाफिज। नहीं, मूड स्विंग्स होते हैं इसके, ठीक है, अब मैं इसको सही कैसे कर सकते हैं, ये चीज फाइंड आउट करना ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट कभी भी ब्रेक हो जाता है। लाइक छोटी सी बात पे भी आपका ट्रस्ट ब्रेक ब्रेक हो गया, या इमोशनली हो गया, या कुछ भी आप, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लें कि ज्यादा पीछे पड़ो तो भी मसला है, ज्यादा दूर जाओ तो भी मसला है। बीच में रहना इससे, आप बीच में रहें। आप हौसला दें, हौसला जरूर दें, मोटिवेशन दें उनको, आप उनको मोटिवेट करें, उनको इंस्पायर करें, उनको इस चीज का एहसास दिलाएं कि उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मैं कहता हूँ जो स्ट्रेंथ एडीएचडी ब्रेन में है, उतनी स्ट्रेंथ किसी नॉर्मल ब्रेन में मुझे ढूंढ के दिखा दें आप। ऐसी स्ट्रेंथ ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग, मतलब लोग इसके पीछे पागल हुए हुए होते हैं, यार डिसीजन मेकिंग कैसे करें, सोचा नहीं जाता हमसे, सोचा नहीं जाता। सोचने की, मतलब सोचने वाला काम हम लोग का है। हम लोग को बताओ सोचना क्या है, कहाँ तक सोच रहे हैं, बल्कि हमें ये बताओ कहाँ तक सोच रहे हैं, हमें ये नहीं बताओ क्या सोच रहे हैं, कहाँ तक सोच रहे हैं। क्योंकि एडीएचडी को तुम सजा कह लो, या तो तुम उसको मजा कह लो, ये तुम्हारे अपने ऊपर है। ऊपर वाले ने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसने तुम्हें चॉइसेस दे देनी है। उसने तुम्हें हाथ पकड़ के कुछ नहीं करवाना, उसने बोलना है भाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, क्या करना है, सेलेक्ट आपने करना है। क्या करना है भाई, सजा लेनी है या मजा लेना है। सजा सेलेक्ट किया तो जिंदगी भर सजा ही लेते रहोगे, जिंदगी भर से पछतावे करोगे, शिकायतें करोगे, या अपने आप को बेकसूर साबित करते रहोगे, मजलूम साबित करते रहोगे, सेंसिटिव साबित करते रहोगे। और अगर मजा ले लिया फिर तो मैं कहता हूँ वारे नहीं आ रहे हैं यार, एक मर्तबा जिंदगी जी के तो देखो।
एक एडीएचडी ब्रेन प्रॉपर, मतलब मैं कहता हूँ एक मर्तबा उस जिंदगी अपनी जी के देखो, जैसे दिल कह रहा है, जैसे दिमाग कह रहा है, गुजार के देखो जिंदगी, मजा आ जाएगा। अगर तो आप सजा समझते हो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि यार तुम्हारी सजा, तुम पागल थे, तुम इतना टाइम इसको सजा समझते थे। और मैं ये देख रही थी जब आपने बच्चों के हवाले से, अभी एंड पे तो आपने ज्यादा एडल्ट लाइफ के हवाले से बात की है ना, अपनी रिलेशनशिप्स और इसके, लेकिन जहाँ पे आपने जब बच्चों के एज अ बच्चा स्टार्ट लिया कि चाइल्डहुड में जो बातें की, तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि आपने वो बातें की हैं जो मैंने रिसर्च में पढ़ी, और मतलब अपने आप को जानना, इतना अच्छे तरीके से जानना बहुत बड़ी बात है। मतलब स्पेशली यंगस्टर्स में ये चीज मैंने बहुत कम देखी है, जो अपने अपने बारे में बात करना, अपने बारे में सोचना और उसको बहुत टू द पॉइंट रखना। मतलब जो आपने कहा कि पेरेंट्स को जेन्युइन होना चाहिए, बच्चों को के साथ शेयर करनी चाहिए बातें, और ये रिसर्च बताती है कि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऑथेंटिक नहीं होंगे, तब तक आप अच्छी रिलेशनशिप अपने बच्चों के साथ डेवलप नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो बात आपने की, कभी भी नहीं मैं कर उस सकते। वक्त यही सोच रही थी। ऑथेंटिक का मतलब ये है कि आप अपने बच्चे की मेंटल लेवल के हिसाब से उसके साथ बात शेयर करें। जिस तरह आपने पेरेंट्स की लड़ाई के बारे में बात की, तो पहली बात तो ये है कि बच्चों के सामने लड़ना तो अ बिग नो नो है, बिल्कुल सवाल ही पैदा बिल्कुल। नहीं ऐसा करें। बिल्कुल। अगर बच्चे ने सुन लिया है, जस्ट इन केस, आखिर पेरेंट्स भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनके मुंह से भी कोई बात निकल सकती है, या फ्लेयर अप हो गया, कोई ऐसी सिचुएशन हुई, उस सिचुएशन को बच्चे को उसके मेंटल लेवल के हिसाब से एक्सप्लेन कर देना बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसके साथ झूठ बोलें। बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मैं बहुत हमेशा इंटेलिजेंट पेरेंट्स को होता ये बात करती हूँ। सिर्फ एडीएचडी की बात नहीं है, सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको बहुत सी बातें समझ आ रही होती हैं, और जब हम एज पेरेंट्स झूठ बोल के कुछ कवर कर रहे होते है। हैं, ऑथेंटिक नहीं हो रहे होते, बच्चों को तब भी पता होता है। तो उससे बहुत बेहतर है कि बिल्कुल। आप सच बोलें। फिर दूसरा पॉइंट जो आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, वो भी मैंने रिसर्च में ही पढ़ा कि बच्चों को एक तो ये वाली एक्सप्लेन करना, और दूसरा ये कि उनको एक्सेप्ट देम एज दे आर। मतलब ये बिल्कुल। सोचना कि नहीं, इसको मैं ठोक बजा के ठीक कर लूं तो फिर ये मेरे स्टैंडर्ड पे पूरा उतरेगा, और फिर ये एक्सेप्टेबल है कि ये मेरा बच्चा है, अदरवाइज मुझे इसको किसी तरह फिक्स करना है। तो फिक्स करने वाला जो रवैया होता है ना पेरेंट्स का, मैं हमेशा पेरेंट्स को के साथ जब बात करती हूँ तो मैं यही बात करती हूँ कि फिक्स करने वाली चीज जो है ना, वो अपने दिमाग से निकाल दें। अल्लाह ने हर चीज बिल्कुल। जैसे कहा है कि परफेक्ट पैदा की है, तो बिल्कुल। वो परफेक्ट ही है। वो जैसे भी अल्लाह ने आपको दिया है, चाहे वो एडीएचडी के साथ है, ऑटिज्म के साथ है, किसी भी स्पेशल नीड के साथ है, वो अल्लाह ने उसको परफेक्ट ही बनाया है। उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें और उसको उसी तरह से ग्रो करने दें, उसको उस बिल्कुल। तरह से प्यार करें, उतना ही मोहब्बत करें जैसे जो आपकी इमेजिनेशन में एक परफेक्ट चाइल्ड था, वो भी परफेक्ट चाइल्ड है। अल्लाह ने उसको आपके लिए परफेक्ट ही पैदा किया है। लेकिन मोस्टली पेरेंट्स जो मेरे साथ शेयर करते हैं, उनको एक क्रेज सा होता है अपने बच्चे को फिक्स करने का, चाहे वो मेडिकेशन के थ्रू हो, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो। उनका जो एंड गोल है वो फिक्स करने का होता है। मैं उनको कहती हूँ, नहीं, आप फिक्स करना ना सोचें, आप मैनेज करना सोचें। और मैनेज भी सिर्फ इसलिए कि आखिर आप इन्वॉल्व हैं अपने बच्चे की लाइफ में एज पेरेंट्स, तो आप उसको मैनेज करना, उसको स्ट्रेटजीज दें बच्चे को, क्योंकि जो बेस्ट गिफ्ट जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, वो स्ट्रेटजीज दे सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज को पे अमल करके वो बच्चा खुद ही से वो स्किल्स डेवलप कर लेगा। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, जैन अली की तरह, जिन्होंने खुद से कुछ स्किल्स डेवलप कर ली होती हैं, खुद ही से ऑब्जर्वेशन से उसने वो चीजें सीख ली होती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, हर बच्चा जैन अली नहीं होता। तो उस बच्चे को एज अ गिफ्ट आप वो स्ट्रेटजीज दें जो आप कहीं से लर्न कर लें। हर पेरेंट्स भी स्कॉलर नहीं होते हैं, उनको भी कहीं से वो लर्न करनी पड़ती हैं। वो अपने बच्चे को गिफ्ट दें, और डेफिनेटली आपका बच्चा बहुत मतलब बहुत अच्छा डेवलप करेगा। और जैसे आप देख रहे हैं, आज जैन अली को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं और ऐसे ही लोगों को आपके सामने लाऊं, एडल्ट्स को जो जैन अली की तरह हों, जो जिन्होंने अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट किया है, और फिर वो
अपनी जो भी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आप सबके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच ज़ैन अली, आपने अपना थैंक टाइम यू। दिया और मतलब इतनी अच्छी बातें की। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब मेरी आपसे पहले भी बात हुई है लेकिन अभी और ज़्यादा जानने का मुझे भी मौका मिला है और इंशाल्लाह ताला हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। और अगर आप में से भी, मेरे ऑडियंस में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आना चाहें, जो एडल्ट्स हैं और किसी ना किसी डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में वो शामिल है, तो आप ज़रूर आगे आएँ और हम इसी तरह से इंटरव्यूज़ करेंगे और मोस्टली पेरेंट्स तक ये पैगाम पहुंचाएंगे कि किस तरह से वो अपने बच्चों की लाइफ्स को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन ज़ैन अली। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। इंशाल्लाह आपसे फिर नाइस मीटिंग यू टू। इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। इंशाल्लाह, यू, इंशाल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।